अभी आपने जो सुना वह अलग अलग प्रजातियों के मेढकों के टर्राने की आवाज़ें थीं। आपने इन आवाज़ों को पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल नर मेढक ही इस तरह की आवाज़ करते हैं, मादा मेढक नहीं? यह बात थोड़ा अजीब लगती है ना? लेकिन केवल नर मेढक ही टर टर की आवाज़ क्यों करते हैं, मादा मेढक क्यों नहीं? इस वीडियो में हम मेढकों की इसी तरह की विभिन्न विशेषताओं को समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि केवल नर मेढक ही टर टर क्यों करते हैं। इसका कारण यह है कि प्राणी जगत में किसी भी प्रजाति के जीवों में कोई विशेषता यदि केवल एक विशेष लिंग यानी नर या मादा में पाई जाती है, तो वह विशेषता प्रायः अपने विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए होती है। और यह बात मेढकों के लिए भी सही है। इसका मतलब नर मेढक टर टर की आवाज़ मादा मेढकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं, ताकि वे प्रजनन के लिए सहवास कर सकें। अब मेढकों के टर्राने की यह आवाज़ इतनी तेज होती है कि यह हमें काफ़ी दूर से भी सुनाई देती है, और मेढक यह आवाज़ घंटों तक कर सकते हैं। लेकिन मेढक जैसे छोटे जीव इतनी तेज आवाज़ इतने लंबे समय तक कैसे कर पाते हैं, चलिए समझते हैं। तो मेढकों में हम मनुष्यों के समान ही वोकल कॉर्ड यानी वाक तंतु होते हैं, लेकिन इनके पास वाक तंतुओं के अलावा एक अतिरिक्त अंग भी होता है जिसे वोकल सैक यानी वाक कोश कहा जाता है। यह वाक कोश कुछ इस तरह दिखाई देता है। यह वाक कोश वाक तंतुओं से उत्पन्न होने वाले ध्वनि कंपनों को काफ़ी अधिक बढ़ा देता है। मेढकों में यह वाक कोश उनके मुख से जुड़ा होता है, और जब वे मुख के द्वारा इसमें हवा भरते हैं तब इसमें वाक तंतुओं से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगती है, जो हमें काफ़ी तेज टर टर की आवाज़ के रूप में सुनाई देती है। अब चूंकि वाक कोश केवल नर मेढकों में ही मौजूद होता है, इसलिए केवल नर मेढक ही टर टर की आवाज़ कर सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि पिछली बार मेढकों की आवाज़ आपने कब सुनी थी? वास्तव में मादा मेढकों को आकर्षित करने के लिए नर मेढकों के टर्राने की आवाज़ हमें प्रायः मानसून या वसंत की ऋतु में सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि वर्षा ऋतु का समय मेढकों के प्रजनन के लिए वर्ष का सबसे अधिक आदर्श समय होता है। यह ध्वनि हमें सूर्यास्त के बाद जब बाहर अंधेरा हो जाता है तब प्रायः ऐसे स्थानों पर सुनाई देती है जहां पर्याप्त मात्रा में पानी भरा हो, जैसे किसी जलाशय या किसी पोखर के निकट। लेकिन मेढक अनिवार्य रूप से पानी के स्रोत के निकट ही क्यों होते हैं? तो इसका कारण यह है कि मेढक उभयचर प्राणी होते हैं, और हम जानते हैं कि उभयचर प्राणी जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। इसलिए मेढक पानी के स्रोत के निकट मिलते हैं। तो इस प्रकार अंधेरा यानी रात्रि का समय, पानी का स्रोत और मानसून की ऋतु मेढकों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थितियां होती हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये रात में ही टर टर क्यों करते हैं? क्योंकि मेढक मुख्यतः रात्रिचर जीव होते हैं, और वे केवल रात्रि के समय बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा केवल प्रजनन की ऋतु के दौरान ही हो। इसके अलावा यदि वे दिन के समय टर टर करेंगे तो शिकारी जीव बड़ी आसानी से उनका शिकार कर सकते हैं। यही कारण है कि रात्रि का समय मेढकों की गतिविधियों के लिए उपयुक्त समय होता है। मेढकों की एक अन्य विशेषता यह है कि इनमें अपने आसपास के परिवेश के समान रंग बदलने की क्षमता होती है। उनकी इस क्षमता को छद्म आवरण कहा जाता है। इस क्षमता का उपयोग वे अपने शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। जैसे इस मेढक को देखिए, और उस पत्ती के रंग को भी देखिए जिस पर वह बैठा है। इन दोनों के रंग बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना? इस प्रकार मेढक रंग बदलकर अपने शिकारियों को आसानी से मूर्ख बना सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। उनकी रंग परिवर्तन करने की इस क्रिया को मिमिक्री या अनुहरण कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि मेढकों में प्रजनन कैसे होता है। तो जैसा कि हमने अभी समझा कि नर मेढक मादा मेढकों को आकर्षित करने के लिए टर टर की आवाज़ उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जब मेढकों में प्रजनन होता है तब मादा मेढक पानी में अधिक से अधिक अंडे देती हैं। लेकिन मेढक पानी में ही अंडे क्यों देते हैं? तो इसका कारण यह है कि मेढकों के अंडे मुर्गियों या बत्तखों के अंडों की तरह नहीं होते जिन्हें हम आमतौर पर देखते हैं। यानी मेढक के अंडों में सामान्य अंडों की तरह खोल या बाहरी सुरक्षात्मक परत नहीं होती है।
इसलिए इन अंडों को सूखने से बचाने के लिए मेढक उथले पानी में या उसके आसपास अंडे देते हैं। यह मेढक के अंडों का एक चित्र है, यानी वे पानी में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। और हमें पता है कि मानसून और वसंत वह समय होता है जब तालाबों, झीलों और आर्द्र भूमियों में पर्याप्त पानी होता है। यही कारण है कि नर मेढक इन ऋतुओं के दौरान जल स्रोतों के आसपास मादा मेढकों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि मेढक कभी पानी नहीं पीते? इसके बजाय वे इसे अपनी त्वचा के माध्यम से अवशोषित करते हैं। इसलिए मेढकों के जीवित रहने के लिए पानी एक अनिवार्यता है। इससे हमारा अगला प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि जब गर्मियों में पानी सूख जाता है या कड़ाके की सर्दियों के दौरान पानी जम जाता है, तब इन मेढकों का क्या होता है? ये मेढक कहाँ चले जाते हैं? तो आपको पता होगा कि हम मनुष्य समतापी प्राणी हैं, यानी हम अपने शरीर का तापीय संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है और वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलता है। लेकिन हमारे विपरीत मेढक अनियत तापी या असमतापी प्राणी होते हैं। इसका मतलब ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें स्वयं ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता है, बल्कि वातावरण के तापमान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इन्हें अपने शरीर का तापीय संतुलन बनाए रखने के लिए बाहरी कारकों जैसे सूर्य के प्रकाश या हवा की आवश्यकता होती है। इसलिए जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है या कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तब इस दौरान मेढक अपनी शारीरिक गतिविधियों को न्यूनतम कर लेते हैं। वे जीवित रहने और ऊर्जा बचाने के लिए श्वसन और पाचन जैसी अपनी सभी महत्वपूर्ण शारीरिक गतिविधियों को धीमा कर देते हैं। इन कठोर पर्यावरणीय स्थितियों में जीवित रहने के लिए वे या तो इस तरह बिल खोदकर उसके अंदर चले जाते हैं या फिर कीचड़ में घुस जाते हैं अथवा सड़ती गलती पत्तियों के नीचे चले जाते हैं। और जब तक स्थिति अनुकूल नहीं हो जाती, जब तक अगला मानसून या वसंत नहीं आ जाता है, तब तक वे बिना ज़्यादा हलचल किए वहीं बने रहते हैं। सर्दियों के दौरान मेढकों की इस निष्क्रियता को हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता कहा जाता है और गर्मियों के दौरान इसे एस्टिवेशन या ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। अब यहाँ मैं आपको अलास्कन वुड फ्रॉग के बारे में गूगल करने का सुझाव दूंगा। यह मेढक की एक दुर्लभ प्रजाति है और जब बाहर वातावरण बर्फीला हो जाता है, तब इस मेढक की शारीरिक गतिविधियां धीमी नहीं होती बल्कि पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। इसकी आंखें जम जाती हैं, इसके शरीर के सारे तरल पदार्थ जम जाते हैं। इस दौरान ये सांस भी नहीं लेते और इनका हृदय भी नहीं धड़कता है। हम कह सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से इस समय इन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अलास्का में वसंत ऋतु का आगमन होता है और बर्फ पिघल जाती है, तब ये मेढक चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो जाते हैं, जैसे कि यह कभी जमे ही नहीं थे। लेकिन मेढक की यह प्रजाति यह कैसे कर पाती है, यह हमें अभी भी नहीं पता चल पाया है। विज्ञान की समझ से परे अद्भुत प्रकृति हमें हमेशा आश्चर्यचकित करती रहती है ना? तो जैसा कि हमने अभी देखा, दुनिया के कई हिस्सों में इन मेढकों को सक्रिय रहने के लिए पूरे वर्ष में एक बहुत ही छोटी अवधि मिल पाती है। इसलिए उन्हें इस समय का उपयोग बहुत समझदारी से करना होता है। इस दौरान भोजन करने और अगले कठोर मौसम के लिए तैयार होने के अलावा उन्हें सहवास करने और नए बच्चे पैदा करने की भी आवश्यकता होती है, ताकि उनकी प्रजाति जीवित रह सके। अब सहवास करने के लिए नर मेढक टर की आवाज़ करते हैं। मादा मेढक नर मेढक के पास पहुंचती है और नर मेढक मादा मेढक के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन मादा मेढक के ऊपर बैठना और उसे मजबूती से पकड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेढक की त्वचा पर श्लेष्मा होता है, जिसके कारण यह अत्यधिक फिसलन भरी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए नर मेढक के अग्रपाद की पहली अंगुली में कॉपुलेटरी पैड यानी मैथुनांग होते हैं, जिसकी मदद से वह मादा मेढक पर मजबूत पकड़ बना लेता है। इस प्रकार अभी तक हमने नर मेढक में मिलने वाले दो विशेष लक्षण देखे हैं और इन लक्षणों की मदद से कोई भी नर और मादा मेढकों के बीच आसानी से अंतर कर सकता है। नर और मादा मेढकों के बीच लक्षणों में इस अंतर को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। अब क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाली मेढक की सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है?
यह मेढक कुछ इस तरह दिखाई देता है और इसे इंडियन बुल फ्रॉग कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। हालांकि हाल ही में इसका वैज्ञानिक नाम होप्लोबैट्रिकस टाइग्रीनस कर दिया गया है, लेकिन अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में आपको इसका पुराना नाम ही मिलेगा जो कि राना टिग्रीना है। तो यह इंडियन बुल फ्रॉग है और इसकी आवाज़ कुछ इस तरह होती है। चलिए अब इसकी आकारिकी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा मोटे होते हैं और इनका शरीर लगभग त्रिकोणीय आकार का होता है। इनके शरीर के ऊपरी भाग की त्वचा में आमतौर पर जैतूनी या हरे रंग के गहरे धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की त्वचा सफ़ेद या हल्के पीले रंग की होती है। इसके अलावा शरीर में एक सिर और केवल धड़ होता है। इनमें गर्दन या पूंछ नहीं होती है। इनके सिर के आगे उभरे हुए भाग में ऊपर एक जोड़ी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें नासिका द्वार कहा जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हमारे शरीर में नासिका द्वार होते हैं। अब यदि हम इन मेढकों के बैठने के तरीके को देखें तो ये अपने पिछले पैरों को मोड़ कर बैठते हैं। इस स्थिति में इनके पिछले पैर अंग्रेजी के जेड अक्षर के समान मुड़े होते हैं। बैठने का यह तरीका इन्हें किसी खतरे की स्थिति में या अपने शिकारियों से बचने में मदद करता है, क्योंकि खतरे से बचने के लिए ये अचानक अपने पिछले पैरों को फैलाकर तेज़ी से कूद जाते हैं। इस दौरान पिछले पैर एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं और शरीर को अचानक हवा में उछाल देते हैं। इस प्रकार इनमें गति करने का काम मुख्य रूप से पिछले पैरों से ही होता है। यही कारण है कि इनके चारों पैरों में से पिछले दो पैर अधिक मजबूत, लंबे और मांसल होते हैं। इनके अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती हैं, जबकि पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती हैं। इसके अलावा पश्चपाद की अंगुलियां कुछ इस तरह झिल्ली युक्त होती हैं, जिससे इन्हें पानी में तैरने में काफ़ी मदद मिलती है। तैरते समय ये अंगुलियां अलग अलग हो जाती हैं, जिससे इनके बीच की झिल्लीदार संरचना फैल जाती है। इसके द्वारा मेढक पानी पर अपनी गति की विपरीत दिशा में दबाव डालते हैं और शरीर को आगे की ओर धकेलते हैं। इस प्रकार वे तैर पाते हैं। इसके अलावा सिर के दोनों तरफ आकार में थोड़ा बड़ी, गोल और उभरी हुई आँखें होती हैं। इनकी आँखों में भी वैसी ही पलकें होती हैं जैसी आपकी और हमारी आँखों के ऊपर हैं, लेकिन इसके साथ ही इनकी आँखों में एक और झिल्ली होती है जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यानी निमेशक पटल कहा जाता है। मेढक इस झिल्ली को ठीक उसी तरह से खोल और बंद कर सकते हैं जैसे हम अपनी पलकों को कर सकते हैं। यह झिल्ली तैरते समय पानी और कीचड़ से आँखों की सुरक्षा करती है और जब ये मेढक ज़मीन पर होते हैं तब यह झिल्ली आँखों को नम रखने में भी मदद करती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह झिल्ली केवल मेढकों में ही नहीं बल्कि पक्षियों और सरीसृपों में भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आँखों के पीछे और थोड़ा नीचे आप एक गोलाकार झिल्ली भी देख सकते हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि कान का पर्दा है और यह दोनों तरफ मौजूद होता है और इसे टिम्पैनम यानी कर्णपटह कहा जाता है। मेढकों के कान में हमारे शरीर की तरह बाहरी भाग जिसे पिना कहा जाता है, यह बाहरी भाग नहीं होता है, बल्कि इनमें बाहर सीधे टिम्पैनम यानी कर्णपटह होता है और यह टिम्पैनम समान प्रजाति के नर मेढकों के टर्राने की आवाज़ सुनने के लिए अनुकूलित होता है। इस प्रकार मादा मेढक इस टिम्पैनम से नर मेढकों की आवाज़ को पहचान पाते हैं, सहवास करते हैं और ढेर सारे अंडे देते हैं, जिससे नए मेढकों का जन्म होता है। तो यह था मेढकों की शारीरिक विशेषताओं और उनके जीवन के बारे में एक छोटा सा वीडियो। यदि आपको इनके बारे में सीखने में आनंद आया है तो आपको निश्चित रूप से इनके प्रजनन तंत्र और इनके अद्भुत पाचन तंत्र के बारे में सीखने में आनंद आएगा, जिसके बारे में हम अपने अगले कुछ वीडियो में चर्चा करेंगे।